नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गुस्से को राष्ट्रीय आचरण घोषित कर देने का वक्त आ गया है। दिन रात सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा की मीडिया से क्रोध का जन वितरण हो रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने सोचा कि भीड़ सिर्फ राजनीतिक और वैचारिक है, लेकिन इसके दूसरे रूप भी नजर आने लगे हैं। आखिर अजमेर में सिख सेवादारों की पिटाई का क्या कारण रहा होगा जब वे गांव में लंगर के लिए अनाज मांगने गए? इसका मतलब इस तरह की भीड़ सिर्फ हिंदू बनाम मुसलमान की नहीं है, ये किसी के भी खिलाफ है, किसी को भी मार सकती है। क्यों बन जाती है, क्या कारण है? व्हाट्सएप पर बच्चा चोरी की अफवाह फैलते ही लोग झुंड में पहले मुसलमान को मारते हैं, फिर हिंदू को भी मार देते हैं। समाज के भीतर जरूर कुछ ऐसा चल रहा है जो लावे की तरह बीच बीच में फूट रहा है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन पर हुई एक घटना को आप कैसे समझेंगे? ई रिक्शा चलाने वाले रविंद्र ने दो लड़कों को मेट्रो स्टेशन के सामने पेशाब करने से मना किया और कहा कि भीतर सुलभ शौचालय है, चले जाओ, पैसे नहीं है मैं दे दूंगा। मगर रविंद्र ने अपने नागरिक होने का फर्ज अदा किया। शायद किसी को भी यही करना चाहिए था, मगर जिन लड़कों को रविंद्र ने मना किया उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। झगड़ा किया, लड़के ई रिक्शा से कॉलेज आए, इम्तिहान भी दिया और इम्तिहान के बाद बहुत रात कई घंटे बाद लौटे। 20-25 लड़कों के साथ गमछे में पत्थर बांधकर ले गए। 8 बजे, रात के 8 बजे रविंद्र को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। दोपहर 1:30 बजे की घटना है। उनके भीतर इतना गुस्सा कहां से भर गया कि किसी ने पेशाब करने से रोका तो चलकर मार देते हैं, जान ले लेते हैं। वो भी दो लड़कों के साथ झगड़ा हुआ। 20-25 लड़के कैसे उसमें शामिल हो गए? हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने वहां मौजूद तमाम लोगों से पूछा, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। सबने कहा कि हम वहां पर नहीं थे, हम कहीं और थे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने रविंद्र के परिवार वालों से मुलाकात की और 50,000 का चेक दिया। दिल्ली सरकार ने 5 लाख का चेक दिया। मेरे हिसाब से दोनों ने बहुत कम पैसे दिए। जिस स्वच्छता अभियान के विज्ञापन के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, उसके लिए किसी के जान देने की यह पहली घटना है। मुआवजों से रविंद्र का परिवार कितना संभलेगा? उसकी पत्नी गर्भवती है। अच्छा और मेहनती लड़का था। क्या हम ये सीख दे रहे हैं इस समाज को? किसी को कुछ मत बोलो, टोको मत, पता नहीं कब कौन झुंड लेकर आ जाए और टूट पड़े। इस तरह से हम भीड़ को मान्यता देते जा रहे हैं तो फिर कोई नागरिक होने का फर्ज कैसे निभाएगा? रविंद्र से झगड़ने के बाद दोनों लड़कों ने बियर भी पी और इम्तिहान देने गए। वहां से लौटे तो झुंड के साथ। बियर पीकर इम्तिहान देने वाले हत्या ना भी करते तो भी आगे चलकर कुछ ऐसा ही बड़ा नाम करने वाले थे। न्यूज एंकर से लेकर नेता तक सबको गौर से देखिए, गुस्से में बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया तक की भाषा गुस्से की है। क्या आपने कभी यूपी के रामपुर से एक वीडियो वायरल हुआ उसे देखा? यह घटना ऐसी है कि वीडियो देखा भी नहीं जाता। पुलिस जांच कर रही है और इसके आधार पर कुछ गिरफ्तारी भी हुई है। 14 लड़कों ने 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी की सरेआम। कैसे कर लिया ये फैसला? इतनी हिम्मत उनमें कहां से आई? क्या उन वीडियो से जिनमें एंटी रोमियो के नाम पर लड़के लड़कियों को 2-4 लोगों का झुंड पीटता रहता है, उनका अपमान कर रहा होता है? हम कारण नहीं जानते, मगर सोचिए कि लड़कियों ने जब मना किया तो उन्हें उठाकर ले जाने लगे। इस घटना की वीडियो भी बनाई इन लोगों ने और व्हाट्सएप पर भी डाला। 14 लड़कों में सब ने कानून हाथ में लेने के लिए कैसे सब तैयार हो गए? क्या इन्हें जरा भी डर नहीं लगा कि सरकार पर जब दबाव बनेगा तो इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा? लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे लेकर आए दिन हम लोग बहस करते हैं। क्या इससे भी इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा? क्या किसी तरह लोगों में यह धारणा बैठ गई है कि मिलकर झुंड में अपराध करने से बच जाएंगे? हाल फिलहाल में भीड़ की हिंसा कितनी बढ़ी है, हमारे पास आंकड़े तो नहीं है, लेकिन रिसर्च के दौरान गार्डियन अखबार में एक छपा लेख मिला जो इसकी बात कर रहा है कि आतंकी हमलों के वक्त सनसनीखेज मीडिया कवरेज के कारण उन जगहों पर दोबारा आतंकी घटनाओं की आशंका ज्यादा रहती है। जर्मनी और अमेरिका की 2 संस्थाओं ने मिलकर न्यूयॉर्क टाइम्स में 1972 से 2012 के बीच 60,000 आतंकी घटनाओं के कवरेज का अध्ययन किया है। यह देखा है कि जहां कवरेज ज्यादा होता है वहां हफ्ते भर के भीतर एक और घटना हो जाती है। आतंकी गुट भी चाहते हैं कि मीडिया कवरेज मिले ताकि उनका एजेंडा आगे बढ़ता रहे, कमजोर युवा जल्दी प्रभावित हो सकें। प्रोफेसर जेटर का कहना है कि सर काटने वाले वीडियो के कारण आईसिस जैसे आतंकी संगठन का पूरी दुनिया में प्रचार हुआ। दुनिया में रोज भूख से 7,000 से ज्यादा बच्चे मर जाते हैं, इनका कवरेज नहीं होता। आतंकी हमले में रोज 42 लोग मरते हैं, इनका दुनिया भर में कवरेज हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि सनसनीखेज कवरेज से क्या भीड़ भी इसी तरह से प्रभावित होती होगी? लेख बस यही कहता है कि देख लीजिए, देखने में कोई हर्ज नहीं है कि क्या हिंसा का माहौल इस तरह से बन रहा है। इसमें व्हाट्सएप शेयर किए गए वीडियो का कितना हाथ है? क्या हमारा बर्ताव बदल रहा है? अगर यह बीमारी है तो इलाज है इसका। दरअसल दिमाग में बादाम के आकार की एक बनावट होती है जिसे अमीगडला कहा जाता है। यह दिमाग के बीचों बीच सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर टेम्पोरल लोब में होता है। दिमाग में यही वो हिस्सा है जो डर, गुस्से और तनाव को तय करता है। अमीगडला से ही तय होता है कि कोई व्यक्ति किसी स्थिति में कैसे रिएक्ट करेगा। सैन डिएगो में सोसाइटी फॉर न्यूरोसाइंस कॉन्फ्रेंस में
पेश किए गए एक रिसर्च पेपर के मुताबिक जो लोग ज्यादा उत्तेजित होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनके दिमाग में इसी हिस्से में दूसरों के मुकाबले ज्यादा हरकत होती है। ऐसे युवा जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे किसी को मुक्का मार दें, दरवाजे पर लात मार दें। भले ही बाद में वो इसके लिए अफसोस जताएं, लेकिन उस समय वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों में दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कम एक्टिविटी देखी गई है। दिमाग का यह हिस्सा हमारी सोचने और फैसले लेने की क्षमता से जुड़ा होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सुस्ती की वजह से ऐसे लोगों में अपनी हरकतों पर काबू पाने की क्षमता कम होती है, इसलिए वो उस वक्त अपनी हरकतों के अंजाम के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ देवी प्रसाद मिश्र जी हैं। आप हिंदी के सम्मानित कवि हैं और आपके साथ भी ठीक उसी तरह का हादसा हुआ जो रविंद्र के साथ हुआ, मगर आप बच गए। प्रोफेसर सुमंत्र चटर्जी हैं हमारे साथ, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु से। देवी प्रसाद जी, पहले आप ही बता दीजिए कि वो घटना क्या हुआ, आपने किसको क्या मना किया था, घटना क्या थी वो? असल में हुआ ये कि मैं अपने स्टूडियो से आ रहा था, छोटा सा मेरा स्टूडियो है कौशाम्बी में, और वहां से ये सोचते हुए आ रहा था कि मुझे अपने उपन्यास का कौन सा हिस्सा पूरा करना है। मैं उपन्यास लिख रहा हूं एक। तो इसी बीच क्या हुआ कि एक डीटीसी की बस आई, और डीटीसी की बस इस रूप में आई कि उससे एक बच्चा उतरा, मतलब लड़का था, कंडक्टर था, और उतर के उसने एक आड़ बनाई दरअसल, और उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? और वो इस तरह से कर रहा था कि वो फुटपाथ की तरफ जाके नहीं, बल्कि फुटपाथ और सड़क के बीच में, और हम लोग जिस तरफ से आ रहे थे उस तरफ से कर रहा था। तो एक अश्लील सा मुझे लगा। तो मैंने कहा कि भाई ये तो उसने इस पे वो गालियां देना शुरू कर दी, और उसने कहा कि लड़के ने या कंडक्टर? उसी मतलब कंडक्टर ने, क्योंकि गाड़ी तो खाली थी, वो आनंद विहार से आ रही थी और उसे जमा करना था। तो उसने आपको गाली देना शुरू कर दिया? उसने कि, और मना करने पर वो लगभग जो कंडक्टर था वो अंदर चला गया, उसके बाद पैरेलल मेरे चलने लगा, इस तरह से कि वो मुझे इसके लिए प्रताड़ित करेगा। और जब रेड लाइट आई तो उसने मतलब हिंसा शुरू कर दी मेरे साथ। मारा आपको? हाँ, और मैं तो बिल्कुल, मुझे समझ ही में नहीं आया कि इस पढ़ने लिखने का मेरी सारी जो सोच समझ है उसका। आपके रोकने के बाद भी वो आपको मारा, पीटा? उसने अपने वो क्रिया संपन्न करने के बाद उसने ये काम किया कि जैसे हो गया। अच्छा, हम वीडियो देख रहे थे, पता नहीं दिखा सकते हैं, काफी लहूलुहान कर दिया था आपको। हाँ जी हाँ। और उसमें मतलब मेरा ये कहना, कुछ लोगों ने कहा जो कि मेरे जैसे ही लेफ्ट के सोचने वाले हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसको पेशाब करने देना चाहिए था। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने अगर मना किया तो वो कहता कि भाई मैं तो करूंगा, और यहाँ की वो भाषा में कह सकता था कि ताऊ जा, मैं तो अपना काम करूंगा, इसमें हिंसा की जगह कहाँ बनती है? मेरा तर्क ये है। तो मेरा कहना है कि हमारी परिहास वृत्ति, हमारी संवाद संस्कृति, उसका ध्वंस हुआ है। और इतनी जल्दी जो आप कह रहे हैं कि वो बादाम जैसी कोई चीज होती होगी, या तो ये है, और या फिर ऐसा हुआ है कि संविधान में हमने कहा था कि आय का समान वितरण होगा, तो उसकी वजह से हो रहा है। नहीं, समान, ये क्रूरता का समान वितरण है। और हमने इस दशक में क्रूरता के बहुत ठोस मुकम्मल हमने आइकन्स बनाए हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है। और ये दशक भयानक दशक है, ये क्रूरता का दशक है। अब प्रोफेसर सुमंत्रा चटर्जी हैं सर, आपसे संपर्क करने का मकसद ये था कि अब तक कई इस तरह की भीड़ वाली घटनाएं हो रही हैं, और उसमें एक गौ रक्षा को लेकर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आज भी महाराष्ट्र से इस तरह के वीडियो आए हैं, पर बहुत सारी ऐसी भी घटना है कि जिसका गौ रक्षा से संबंध नहीं है, जिसमें भीड़ पीट रही है, किसी लड़की को उठा के ले जा रही है, जो रविंद्र के साथ हुआ। इन घटनाओं को हम कैसे समझें? हमारे कवि मित्र कह रहे हैं कि क्रूरता का एक समान वितरण हुआ है, जो एंगर है एक तरह से, क्रोध का एक तरह से समान वितरण हुआ है, जिसकी वजह से सिर्फ इस बात के लिए रोक देने पर कि यहां पेशाब मत करो, और वो एक राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा भी है ये काम करना, तब भी वो आदमी उठ के पीट दे रहा है। इसमें जो ओवर रिएक्शन दिखाई दे रहा है ना, वायलेंस, एग्रेशन, तो अगर आप ब्रेन के बारे में बोल रहे थे, तो ब्रेन अगर कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन, परसीव्ड थ्रेट, रियल और परसीव्ड थ्रेट अगर फेस करता है, तो सिचुएशन को असेसमेंट करता है ना। तो इसमें दोनों स्ट्रक्चर जो आपने बोला, एक तो है एमिग्डाला
वो है इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन। उसमें डर, फियर, एंजाइटी ये सब चीज आता है। डर तो है आइदर फाइट और फ्लाइट। फियर इज इवोकिंग आइदर फाइट और फ्लाइट, या लड़ना या भागना। तो ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, और ये डिसीजन लेने के लिए दूसरा जो जगह है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सामने ब्रेन के सामने, वो है एक लगाम रखा है, रोकना है, एमिगडाला को रोकना है। जो इमोशनल आउटबर्स्ट, एग्रेशन जो है, उसको लगाम लगा के रखना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। हाँ, तो नॉर्मल ब्रेन में इस दोनों में एक बैलेंस है, क्योंकि इवन पर सर ये अकेला कोई आदमी कर रहा हो तो समझ में आती है बात, लेकिन 14 लड़के एक लड़की को उठा के ले जा रहे हैं, 20 लड़के झगड़ा होने के 8 घंटे बाद लौटते हैं, और उसमें से 18 लड़के वो होते हैं जिनका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। तो उनके ब्रेन में क्या हो जाता है जो एक भीड़ बन जाते हैं सर? दोनों चीज है। एक तो है बैलेंस रखना मुश्किल है, इंपल्सिव हो गया तो प्रीफ्रंटल दिखाई, जो स्टडीज हुआ है ना, आपने बताया जो स्टडीज, वो फंक्शनल एमआरआई करके दिखाया गया है कि इन लोग जो है ओवर रिएक्शन, मर्डरस, वायलेंट, पैथोलॉजिकली वायलेंट जो लोग होते हैं, उसका ब्रेन इमेजिंग में दिखाई दे रहा है कि एमिगडाला हाइपर एक्टिव है और मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लो एक्टिविटी है। वो पहले से एक्टिव है या घटना के बाद एक्टिव है किसी कारण से, या पहले से ही? पहले से ही डैमेज हुआ। ऐसा डैमेज हुआ कि एमिगडाला हाइपर एक्टिव हो गया और मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लो एक्टिविटी हो गया। पर सर इतने लोगों का ये एक्टिव होगा जो आप बता रहे हैं, इतने लोगों का एक्टिव होगा कि 20 लोग एग्जामिनेशन हॉल से निकलकर उसको गमछे में पत्थर लेके रविंद्र को मारने लगेंगे? इतने लोगों का एक साथ एक्टिव होगा? एक है, ठीक है, इंडिविजुअल ब्रेन में ऐसा डैमेज हुआ। हाँ। उसके बाद एक दूसरा चीज है कि इंडिविजुअल बिहेवियर में रिस्क असेसमेंट एक तरह से होता है कि यार रिस्की बिहेवियर है, इफ आई डू दिस विल आई गेट पनिश्ड, सोसाइटी विल पनिश मी, ये जजमेंट करना है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है, रीजनिंग, जजमेंट। बट द सेम पर्सन when he is in a group behavior, his judgment and his control is much poorer. So MPA, medial prefrontal cortex का जो सोच बूझ के काम करना था, that break is gone now. So group behavior always amongst young males, especially in young males, single male will judge, be careful and then take a risk. Same person you put in a group of 10 or 12 young people, हाई रिस्क बिहेवियर स्टार्ट। ठीक, पर क्या ये समय के हिसाब से मैं ये तो नहीं कह सकता कि पहले की तुलना में ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्योंकि इसके लिए मेरे पास ठोस आंकड़े नहीं है। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती ही होंगी, है ना? पर क्या हमारी संरचना में, स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें क्राउड कंफर्ट है कि वो भीड़ का हिस्सा है तो हमको कोई नहीं पहचानेगा, हमको कानून कुछ नहीं करेगी और शायद हम ताकतवर महसूस करेंगे? एक चेंज तो हुआ है कि स्ट्रेस बढ़ गया ना अर्बन लाइफ में, कम से कम सिटी में ओवरऑल स्ट्रेस, क्रॉनिक सीवियर स्ट्रेस बढ़ गया, या स्पेशली इन यंग पीपल। स्ट्रेस भी एक ही काम करता है, मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज करता है और एमिगडाला को हाइपर एक्टिव कर देता है। तो सिर्फ जो आप दिखाई दे रहा है ना, जो वायलेंट आदमी के अंदर जो ब्रेन का चेंज होता है, स्ट्रेस भी एक ही काम करता है। तो एक तो हो सकता है कि स्ट्रेस, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स कैन एक्सप्लेन सम ऑफ दिस, नॉट जस्टिफाई इट, बट मे बी ए कॉज। बट अब जो बोला ना, 8 घंटे बाद, 8 hours later somebody is coming and attacking, that is not impulsive behavior, that is planned pathological behavior, right? That is definitely very, very worrisome. That cannot be explained by just impulsive behavior. देवी प्रसाद मिश्र जी, अभी तो प्रोफेसर साहब ने बताया कि वैज्ञानिक कारणों के हिसाब से जो वो समझ रहे हैं कि हम सब बीमार हैं, और अभी एम्स के एक डॉक्टर से भी बात कर रहा था मैं, वो भी प्रोफेसर चैटर्जी की तरह की ही बातें कर रहे थे कि हमें पता नहीं है, लेकिन हम बात बात में उत्तेजित होने लगे हैं, और कब कहां कौन सा समूह दूसरे तरीके से उत्तेजित हो जाए। आप क्रूरता की बात कह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने एक वैज्ञानिक पक्ष समझाया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक कंडक्टर को आप रोक रहे हैं, वो आपको मार देता है। 14 लड़के जो रामपुर में रहते हैं, जो दिल्ली जैसे तनावपूर्ण शहर से खासे दूर हैं, मतलब वहां की जिंदगी से, वो एक लड़की के साथ इस तरह की बर्बरता करते हैं। उसी दिल्ली में आप ढंग के माहौल में आप इम्तिहान दे रहे हैं, जाके लड़के एक
ई रिक्शा चलाने वाले को मार देते हैं। मेरे ख्याल से ये जो इसके जीव वैज्ञानिक स्वरूप पर अधिक बल देना, मेरे ख्याल से इसका एक तरह से ये मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है। मेरा मानना है कि इसके सामाजिक कारण हैं। दरअसल जब रघुवीर सहाय ने कहा कि हम कैसा मनुष्य बना रहे हैं, तो मसला ये है कि हम कैसा मनुष्य बना रहे हैं। केंद्रीय बात ये है, और ये केंद्रीय बात इस तरह से होती है कि मुझे लगता है कि हिंसा की वैधता बढ़ी है। और वो आप देखें कि राजनीति में जिस तरह के आचरण के लोग आए लगभग हर दल में, उससे मुझे लगता है कि एक ऐसा मॉडल क्रिएट हुआ कि हिंसा के आधार पर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। राजनीति में सत्ता तक हासिल की जा सकती है बाकायदा। तो इस ये जो वैधीकरण है, जो वैलिडेशन है, इसके मूल में ये कारण है कि क्योंकि वो कंडक्टर, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बहुत ज्यादा जानता था, बहुत जागरूक था। और अगर वो कि उसे किस तरह से व्यवहार, मुख्यतः ये है कि एक जो समान वितरण हुआ है हिंसा का, जो मैं कह रहा था, क्रूरता का जो समान वितरण हुआ है, आय का तो हो नहीं पाया, हो नहीं सकता। जिस तरह से हमने ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, छोटे बड़े का तनाव का भी समान वितरण है। जितना आप परेशान है उतना वो कंडक्टर भी परेशान होगा, छोटी सी बात पे गुस्सा निकालता है। जी हाँ, तो उसको ये लगा कि ये उसका अच्छा, और ये एक हमारी सिविलिटी का भी समान वितरण नहीं हुआ है कि हमें पेशाब नहीं करना चाहिए सड़क पर, और मुझे भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मेरे एक मित्र, कवि मित्र मंगलेश जी ने कहा कि यार तुम भी क्या बात करते हो, अरे पूरा देश पेशाब घर हो गया है, काहे किसी को रोकना। लेकिन आप देखिए कि बड़ी गाड़ी में चलने वाले लोग भी गाड़ी रोक के खुले में शौच कर देते हैं। मतलब इसका एक संबंध शौचालय के ना होने से भी है, साफ सुथरे नहीं है, लेकिन जब गाड़ी टकरा जाती है तो उसमें भी उतर के मारने लगते हैं। कोई हल्की सी खरोंच आती है तो और गाड़ी रोक के करने लगते हैं। तो जहां आए है वहां भी यही व्यवहार है। मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए मैंने ये कहा कि पेशाब मत करो, तो वो कह सकता था, जैसा मैंने कहा कि भाई जाइए आप, कौन होते हैं, क्या है पूरा देश ही। इसीलिए तो हमने कवि को बुलाया कि कम से कम ये भी कहें कि शायद मुझे नहीं रोकना चाहिए था, है ना। और वो मेरा वर्ग शत्रु नहीं है। मेरा वर्ग शत्रु अंबानी है, है ना। मेरा सचमुच का युद्ध जो है उसके साथ है, इसके साथ नहीं है, किसी कंडक्टर के साथ नहीं। लेकिन कंडक्टर ने ये नहीं समझा और आपके साथ युद्ध करवाया। और मेरी लड़ाई भी ये है, अब ये है कि कैसे उसकी नौकरी ना जाए। अच्छा। क्योंकि मुझसे ज्यादा बड़ी क्रूरता ये होगी अगर इसके आधार पर, क्योंकि वहां केस दर्ज हो गया है क्या? नहीं, एक FIR तो हुआ ही। अच्छा। क्योंकि जब मुझे इतना मारा है तो मैं तो आप चाहते हैं कि आप मारने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं, नौकरी बिल्कुल ना जाए, दोनों की नौकरियां ना जाए। आप क्या व्हाट्सएप फेसबुक पे नहीं रहते हैं? मैं व्हाट्सएप पर नहीं हूँ, ट्विटर पर नहीं हूँ, फेसबुक पर नहीं हूँ। तभी आप इस तरह से सोच रहे हैं कि एक उससे गलती हो गई तो उसकी नौकरी ना जाए। तो चलिए, किसी भी तरह, मतलब स्ट्रेस कम कर दिया। अगर ऐसा होता है तो जो क्रूरता उसने मेरे साथ की, आप भी वही कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा बड़ी क्रूरता, क्योंकि उसके बच्चे हैं, उसके बहुत सारे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जवाब हमारे दर्शक सहेज कर रख लें। आपने जो जवाब दिया है ये बहुत अच्छा जवाब है। कई बार हम नहीं सोचते, उन्हें लगा कि हमारे ऊपर हाथ उठाया है तो हम भी उसे मारते मारते अंत में उसको मार ही डालें। मैंने उसका नाम कभी नहीं लिया उन दोनों का, केवल मेरी ही तस्वीर वहां है। और पूरे जब तक मैं जीऊंगा, मेरी यातना की वो तस्वीर जो मैं नहीं चाहता कि रहे, वो घूमती रहेगी हमेशा और मुझे दुख देती रहेगी। देखिए, अब आपकी जगह मैं किसी नेता को ले आया होता तो पता नहीं क्या क्या बातें कर देता, लेकिन आपसे ही मुझे भी सीखने को मिला कि ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम दूसरों की स्थिति और परिस्थिति को समझ लें और उसको जगह देने लगें, तो थोड़ी थोड़ी असुविधाओं को हम बांट सकते हैं आपस में, है ना? जी, मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि राजनीतिज्ञों को कम बुलाया कीजिए और दार्शनिकों और विचारकों और कवियों को ज्यादा बुलाया। नेता लोग तो अब आते भी नहीं, वो तो आना छोड़ दिया। उन्हें घबराहट होती है मेरे नाम से, तो उन्होंने आना ही छोड़ दिया। तो वो तैयारी नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि नहीं जाते हैं इसके कार्यक्रम में, तो वो अलग बात है। पर प्रोफेसर सुमंत्र चटर्जी, आपने सुना देवी प्रसाद मिश्र जी को कि एक दवा दे रहे हैं, वो सामाजिक दवा, कि वो बस का कंडक्टर है, इनसे कमजोर आर्थिक स्थिति में है, FIR हो गई क्योंकि इन्हों बहुत बुरी तरह से इन्हें मारा गया था, पर इन्होंने उस कंडक्टर की तस्वीर नहीं अपने दोस्तों को दी, उसकी नेमिंग शेमिंग नहीं की, और अब ये चाहते हैं कि उसकी नौकरी ना जाए। ये कानूनी प्रक्रिया जरूर पूरी हो और क्रूरता हो जाएगी। ठीक है, ये एक तो सामाजिक दवा है कि हम अपने एक दूसरे के लोगों को समझें कि हो गया मतलब कोई घटना।
पर मैं ये जानना चाहता हूं कि मीडिया, सोशल मीडिया जो हम लोग चीख चिल्लाकर बोल रहे हैं, क्या इसका भी इंपैक्ट आप देख रहे हैं? क्या एक लगातार वायलेंस वाली बात व्हाट्सएप के जरिए फैलाई जा रही है, जिससे सोचने के स्ट्रक्चर में फर्क पड़ रहा है? आप लोगों ने रिसर्च के दौरान ऐसा कुछ देखा सर? अब तक तो जो दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऑन द यंग ब्रेन, जो एक तो रिजल्ट होता है कि वो अटेंशन स्पैन जो होता है वो कम होता है। तो वो ब्रेन के ऊपर तो इम्पैक्ट होगा ही होगा ना। यंग ब्रेन इज ग्रोइंग, 10, 12, 15 years ब्रेन इज स्टिल ग्रोइंग, एंड पूरा दुनिया जो है, full richness of the world is getting reduced to a little screen and Twitter and Facebook, right? So there's a disconnect with reality, and Mishra ji was saying that the effect of society, samaj ka jo prabhav hai, that samaj the society is being tuned out, right? It is being this false reality on this little screen with words streaming. So there's a huge disconnect. A growing brain is getting disconnected. एक तो रियलिटी फॉल्स है सर, और दूसरा फेक न्यूज। फेक न्यूज इतना ज्यादा है। फेक न्यूज के बारे में एक चीज बोल सकता हूँ कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोला, एमिगडाला बोला, तो तीसरा एक जगह है, उसका नाम है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या करता है? वो फैक्चुअल मेमोरीज फॉर्म करता है, फैक्ट्स, डेली फैक्ट्स, इवेंट्स, डिटेल्स लाइक दैट। तो अगर एक सिचुएशन आपको जज करना है, जो डिसीजन लेना है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, उसका फैक्ट कहां से आएगा? फैक्ट आएगा हिपोकैम्पस से। आपका जो फैक्ट अभी आ रहा है, फैक्ट तो आ रहा है फेक न्यूज से ना। तो आपका जो फैक्चुअल बेसिस जजमेंट करने के लिए, मॉरल जजमेंट करने के लिए आपको फैक्ट्स चाहिए ना जीवन में। वो फैक्ट्स कहां से आएगा? फैक्ट्स तो है नहीं अभी। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेरिका में नया जो प्रेसिडेंट बनाया है ना, उसका तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शायद है ही नहीं, क्योंकि उसका एमिगडाला है, इंपल्स होता है और ट्विटर में जाता है। हाँ, इंपल्स ट्विटर। हम तो सोच रहे थे कि फेक न्यूज कहीं जाता है, लेकिन आप तो पढ़ पा रहे हैं कि कहां दिमाग के किस हिस्से में जाता है। तो आप बताइए कि आप फेसबुक, सोशल मीडिया पे नहीं हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपको लगता है कि उनका व्यवहार आपसे अलग है? नहीं हो जी, मेरे ख्याल से कुछ तो आप महसूस करते होंगे ना। मैं अपनी रचनात्मकता को इस तरह से बचाने में समर्थ होता हूं, मुझे लगता है। नहीं, आपके दोस्तों में जो ज्यादातर उस पर रहते हैं, उनके व्यवहार को आप देख रहे हैं कि उनमें परिवर्तन आया है? मैं बहुत ठीक नहीं कह सकता कि उनके व्यवहार में, लेकिन ये जरूर है कि उनमें वाग्मिता ज्यादा है और वो रिएक्टिव हैं, ज्यादा रिएक्ट करते हैं। और मैं समय लेता हूं, आराम से काम करता हूं, और मेरे अंदर कोई कोहराम नहीं रहता है किसी भी तरह का। हाहाकार नहीं मचा रहता है कि फेसबुक पर आ गया। मैं किसी प्रतिस्पर्धा में भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे किसी का को जवाब नहीं देना, जवाब लेना नहीं है। तो ये शांति का समान वितरण कैसे किया जाए कि ये शांति आए? हम चाहते हैं कि गुस्सा कम हो जाए, क्योंकि कोई भी मारा जाता है, कोई भी पिट जाता है, दुखी होता है, मतलब वो हम नहीं चाहते। शांति का मारने वाला भी एक तरह से अपराध में हिस्सेदार बन जाता है। मुझे लगता है कि शांति का समान वितरण कुछ इस तरह से की है, एक जो हम संवाद की संस्कृति खो चुके हैं, उसको वापस लाएं। वो वापस लाएं, पारस्परिकता की जो हम संस्कृति खो चुके हैं, और वो बजरिए फेसबुक ना आए, वो ट्विटर के जरिए ना आए। जैसे होता ये था कि आज हम कहीं जा रहे हैं तो हम, अरे मैं सीढ़ी पर पहुंच गया, मैं दरवाजे पर आ गया, वो आकस्मिकता खत्म हो गई पहुंचने की, वो मिलने की, वो जो एक अचानक तो होता था, सब समाप्त हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो पारस्परिकता है, इसका उसके पुनर्वास की जरूरत है। सर, कोई टैबलेट बता सकते हैं इस तरह के बीमार लोगों के लिए? संक्षेप में क्या है? कोई दवा भी तो नजर आती होगी आप लोगों को? दवा एक ही है जो आपका मिश्रा जी बोला ना, कि समाज, परिवार और शिक्षा का जो द लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन एंड फैमिली, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। सर, अब तो ये रिवर्स नहीं होगा सर। अब कौन रिवर्स करेगा इसको? आप देखिए, जितने संसाधन लगे हैं फेक न्यूज का माहौल बनाने के लिए, वो कैसे रिवर्स होगा बताइए? अब तो नहीं लगता नहीं है कि if the brain develops normally through support from society, family and education, that brain will be more like your poet's brain. It will be resilient, it will be resistant to all these pressures. But we are not giving the young mind that time to grow. That's the problem. यही तो problem है ना? There are two influences on the brain, nature and nurture.
नेचर इज व्हाट वी इनहेरिट, जेनेटिक्स, हाँ, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। नर्चर जो है परिवेश, वो तो पूरा हमारा सोशल मीडिया का बन गया है, इतना खतरनाक कि अब तो लोग गाड़ी भी चलाते हैं तो व्हाट्सएप करते रहते हैं सर, वो देखते रहते हैं स्क्रीन, अब उससे भी एक्सीडेंट होने लगे, उसके बाद उतर के वो रोड रेज करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। अजीब से कुचक्र में हम फंसे हुए हैं। यही मकसद था कि आप लोगों को बुलाने का, कि हम थोड़ा एक दूसरे पहलू से इसको देख सकते हैं क्या, इसलिए। नहीं तो फिर तो दो अगर नेता आ जाते तो एक एग्रीमेंट है, हाँ प्लीज, हाँ, और साइंटिस्ट में, आई ऑल्सो डू नॉट डू ट्विटर और फेसबुक। मैं असल में मैं भी वी आर बोथ आउटसाइड सोशल मीडिया। मुझे लगता है कि इसलिए आप लोग शांत हैं। हाँ, चेतना का एक बहुत बड़ा निर्माण सोशल मीडिया से हुआ है, इसमें कोई, ये मैं समझ पाता हूँ। बहुत सारे लोगों को चेतना के रूप में साक्षर बनाया है इसने, इस मीडिया ने, ट्विटर ने, लेकिन गलत फैक्ट्स के आधार पर। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि इसमें गाली गलौज, बहुत कलमश, अमर्ष हमारा निकल के बाहर आया है। तो मुझे लगता है कि ये जो अमर्ष निकलना है, तो हमारे जो वही है कि संवाद की बड़ी संस्कृति का निर्माण हो। मैं तो उस यूटोपिया की ओर, उस स्वप्न की ओर देख रहा हूं। पर आप तो समाज में रहते हैं, सोशल मीडिया में कहाँ रहते हैं? तो तभी तो शायद आप ऐसा सोच पा रहे हैं कि ऐसी जरूरत होनी चाहिए। शायद नहीं, हम लोग अभी सुशील कह रहे थे कि सब स्क्रीन पे टच में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के लोग टच में नहीं रहते हैं। पर मुझे ये बात परेशान कर रही है कि देखिए, सिख सेवादार अनाज मांगने गांव में लोग जाते हैं, सबका एक धर्म क्षेत्र नियुक्त होता है कि हम यहाँ, हमारा जजमानी है तो ये तो हम मांग के लाते हैं। अगर वहां जाने पे भी भीड़ घेर के मार रही है तो कोई कारण समझ में नहीं आता है कि वजह क्या है कि लोगों के भीतर इतना गुस्सा पनपा हुआ है। अभी झारखंड में गौतम और गुंजन गंगेश, उनके पिताजी गिड़गिड़ाते रहे भीड़ से कि मेरा बेटा है, छोड़ दो, इसका नाम ये है। फिर भी लोगों ने पत्थर से मार मार के मार दिया। देखिए, मुझे ये लगता है कि जैसे वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र था, वही कुरुक्षेत्र था, लेकिन अब धर्म क्षेत्र लापता हो गया है, बचा है केवल कुरुक्षेत्र। तो हम युयुत्सु हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारी मौजूदा राजनीतिक संस्कृति है, वह भी इसी युयुत्सा भाव को जगा रही है। इसीलिए हमारे बीच में ध्रुवीकरण निरंतर पैदा किया, लगातार अलग अलग मुद्दों पर। जी हाँ, तो उसमें बल्कि एक और एक के बीच में नहीं, बल्कि समूहों के बीच में एक समूह इकट्ठा कर लिया और ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे शत्रु हैं, तो एनिमी ऑफ द पीपल की खोज हो रही है। रोज नए नए शत्रुओं को गढ़ा जा रहा है, शत्रुओं की खोज। बहुत शुक्रिया अपने अलग अलग पक्ष से इस विषय पर राय देने के लिए। ब्रेक के बाद हम किसी और भीड़, किसी और हिंसा की बात करेंगे, केरल के घटना की। खाने का अधिकार अगर संवैधानिक है तो एक दूसरे का सम्मान करना भी संविधान की ही भावना है। पब्लिक में आप किसी के सामने मुर्गा या बकरा तक नहीं काट सकते, क्योंकि बात भावनाओं की नहीं है, इसका दिमागी असर भी खराब होता है। बहुत से मांसाहारी भी सामने कटते हुए मुर्गे और बकरे को नहीं देखना चाहते। केरल एक जिला है, वहां का कन्नूर, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेताओं ने जो कांड किया है उसका एक ही मकसद लगता है कि विरोध के नाम पर दूसरे समुदायों में चिढ़ पैदा की जाए। वीडियो इतना घिनौना है कि हम दिखा भी नहीं सकते। केरल पुलिस ने कन्नूर यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अगर सजा होगी तो इन्हें 1 साल तक की जेल हो सकती है। केंद्र सरकार का मवेशियों को बेचे जाने को लेकर जो नया नियम आया है, इसके खिलाफ केरल में कई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह उनके खाने के अधिकार में दखल देना है। यहां तक तो ठीक है, मगर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने होश ही गंवा दिया कि वे विरोध के नाम पर सरेआम क्या करने जा रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही कांग्रेस को समझ आया कि अपनों ने ही पार्टी के पांव में कुल्हाड़ी चला दी है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस में जगह नहीं है। यूथ कांग्रेस का बयान है कि पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, कोई कसाई बछड़ा काट रहा था, वहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े दिखे। लेकिन वो वीडियो में तो वो बीफ बांट भी रहे हैं, ये भी तो साफ साफ दिख रहा है। रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि केरल में जो हुआ वो क्रूर है, मुझे या कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। गौ माता के लिए जो दुर्घटना की है, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसीलिए उन लोगों को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से
मुअत्तिल कर दिया गया है। बीजेपी ने इस घटना को लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं। केरल बीजेपी के अध्यक्ष के राजशेखरन ने ट्वीट कर कहा है कि बर्बरता चरम पर है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरेआम मवेशी को काटा है लोगों के सामने। आजाद भारत में हमने पहली बार देखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के एक पॉलिटिकल वर्कर ने एक बछड़े को सार्वजनिक रूप से एक प्रकार से संहार करने की कोशिश की है। ये कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस को इससे इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलने वाली। पर्यावरण मंत्रालय के नए कानून को लेकर विरोध हो रहा है, जिसके तहत पशु मंडियों में अब गाय, बैल, बछड़ा, ऊंट, भैंस कसाई या काटने के लिए नहीं बेचे जा सकेंगे, सीधे किसान से लेना होगा। राज्य सरकारें और मीट व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदू अखबार में ऑल इंडिया मीट एंड लाइव स्टॉक एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं डीबी सबरवाल। उनका बयान छपा है कि 90% भैंसें मंडी से ही आती हैं, 10% ही हम किसानों से सीधा खरीद पाते हैं। अगर किसानों से खरीदने लगेंगे तो मीट का उत्पादन और महंगा हो जाएगा, जिसका असर निर्यात पर पड़ेगा। स्क्रोल वेबसाइट से मीट निर्यातक कपिल वर्मा ने कहा है कि मंडी से नहीं खरीदेंगे तो कहां से खरीदेंगे। इसलिए इन दो नामों का इसलिए जिक्र किया कि इस फैसले के विरोध को हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखना सही नहीं होगा। उधर अब कई मुस्लिम संगठन भी गौ मांस के कारोबार पर रोक की मांग करने लगे हैं। अक्टूबर 2015 में हजरत सैयद भूरे शाह कोई कमेटी है, इसने प्रधानमंत्री से मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। हम चाहते हैं कि गायों की रक्षा हो ताकि सभी समुदायों में शांति रहे। इसके नाम पर सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश की जाती रही है। अजमेर के दरगाह शरीफ के प्रमुख थे, वहां पर उन्होंने कह दिया कि सभी गौवंशों के कटने पर रोक लगानी चाहिए, हम बीफ नहीं खाएंगे, उन्हें हटा दिया गया। मई 2017 में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, पशु हमें इसे समर्थन देंगे। इसके कारण देश के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। हम अपने हिंदू भाइयों की धार्मिक भावना का आदर करते हैं, लेकिन किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार ने भी कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केरल की घटना से सोशल मीडिया की दुनिया में भूचाल आ गया है। लोग रविवार से ही चर्चा करने की चुनौती देने लगे, गाली देने लगे कि जाओ आप देखते इस पे प्रोग्राम करते हो कि नहीं। इस काम के लिए सोशल मीडिया पर एक पूरा तंत्र तैयार रहता है जो मीडिया कवरेज के लिए दबाव बनाता रहता है। वैसे इस घटना पर चर्चा बिना इस दबाव के भी होती ही। इन लोगों ने, अब चूंकि नेता दूसरे दल के नहीं आते तो किससे चर्चा करते, इन लोगों ने तब कवरेज करने का दबाव नहीं डाला, तब नहीं कहा कि आप भुवनेश्वर के इस वीडियो पे चर्चा करके साबित कीजिए कि आप तटस्थ हैं। इस वीडियो में देश का ही एक नागरिक किस तरह ट्रेन से उतार कर मारा जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं, वो भी रेलवे स्टेशन पर जहां सुरक्षा के तमाम इंतजाम होते हैं। यह आदमी नोएडा के डेयरी फार्म का है जिससे मेघालय में 2400 गायों की सप्लाई का ठेका मिला है, जो दक्षिण रेलवे की एक नई योजना का पहला ग्राहक था। दक्षिण रेलवे ने ट्वीट कर अपनी इस योजना का प्रचार भी किया, बड़ाई भी की कि पार्सल वैन से गाय ले जाने की योजना शुरू की गई, पहला खेप जा चुका है और इससे 2.5 लाख की आमदनी हुई है। 20 गायें लेकर वीडियो में पीट रहे ये सज्जन जा रहे हैं। कागज पत्तर होने के बावजूद भी इनकी पिटाई होती रही इस जनाब की। इस सिलसिले में बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता शिवानंद पांडा और सुदर्शन बिस्वाल को गिरफ्तार किया गया और अगले दिन 12 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में इनकी पेशी हुई है। अलवर में पहलू खान को मारा गया तो वहां के बीजेपी विधायक ही आरोपियों के समर्थन में आ गए। कोई साध्वी भी आ गई जो आरोपियों को भगत सिंह बताने लगी। हत्या के आरोपियों के पक्ष में बयान देने के बाद भी विधायक जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। केरल की घटना निंदनीय है, मगर इसे लेकर भड़काने की तत्परता से भी सतर्क रहिए। सोशल मीडिया में 2 तरह का खेमा बन गया है। एक जो आदमी के मारे जाने पर चुप हो जाता है, या वही है जो केवल गौरक्षा के नाम पर सक्रिय होता है। एक जो गौ मांस को लेकर संवैधानिक अधिकार और पारंपरिक अधिकार और सांप्रदायिक राजनीति के बीच कंफ्यूज रहता है या चुप रहता है, मगर आदमी के मारे जाने पर सक्रिय हो जाता है। हर दूसरे हफ्ते ये गाय का मुद्दा किसी नए रूप में लौट आता है और आपस में हमें लड़ाता है। 900 अरब रुपए का मीट और चमड़े का कारोबार है भारत में, करोड़ों लोग इससे जुड़े हैं। फिर भी अगर सरकार को इतना ही मन है तो वो कोई एक और अंतिम फैसला ठोस रूप से ले ले। कारखाने रहेंगे तब तक ये सब होता रहेगा। अगर खाने के अधिकार पर ही बहस करनी है तो बहुत से बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, शायद उनके भोजन के अधिकार की चिंता ज्यादा जरूरी है, उस पर आपको बहस करनी चाहिए। ब्रेक के बाद हम सेनाध्यक्ष के बयान की बात करेंगे।
पहले कहा गया सेना का सम्मान कीजिए। ये कहे जाने से बहुत साल पहले से ही लोग सेना का सम्मान करते रहे हैं। हकीकत का गाना आप याद कर लीजिए, कर चले हम फिदाए वतन साथियों। लता मंगेशकर का वो गाना, वो सेना के सार्वजनिक या सामाजिक सम्मान का ही हिस्सा है। फिर कहा गया कि सेना से सवाल मत कीजिए, ठीक। फिर कहा गया कि सेना से, अब कहा जा रहा है कि सेना से डरिए। इन तीनों कहे जाने में बार बार जनता शब्द को लाया जा रहा है कि जनता अब ये कहने लगी है, जनता अब ये कहने लगी है। तो बेहतर है इन प्रतिक्रियाओं को देखिए और फिर सेना से डरिए भी। जैसा कहा जा रहा है बेहतर है वही कीजिए। This is not the voice of Indian Army which I know from my childhood. This is not one voice which we can, as Indian, we can defend. But if Indian Army Chief says that this is an innovative way, then I doubt his capacity and capability about his thinking and about the understanding of Indian society. जो लोग स्टोन पैटर को समर्थन कर रहे हैं क्या, उनका वकालत ले रहे हैं क्या? आर्मी को फिर कोई स्टोन पेल्ट कर रहा है तो स्टोन किसी पुलिस को हिट किया, मतलब किसी आर्मी अधिकारी को हिट किया तो क्या होगा? चुपचाप बैठना चाहिए क्या? सहानुभूति किसके ऊपर होना चाहिए? देश को बचाने के लिए, देश के एकता के लिए, अखंडता रखने के लिए और हमारे जो सॉवरेंटी को अगर कोई धक्का देने की कोशिश करता है, चाहे वो पाक हो चाहे कौन सा भी देश हो, तो हमारे जवान जो भी निर्णय लेते हैं उसको हमारा सपोर्ट रहेगा।